नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये 20 क्वेश्चन होने जा रहे हैं जो कि आने वाली परीक्षा आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ या उसके स्तर की जो परीक्षाएं हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि परीक्षा हमें उच्च स्तर के क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं प्रैक्टिस के रूप में तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और विगत कुछ 2-3 वर्षों में परीक्षाओं का स्तर बहुत ऊंचा उठा है, तो हमें अच्छे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो एक साथ हमारी कई परीक्षाओं की प्रिपरेशन हो जाती है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगेंगे और इसे फिनिश कर लीजिएगा। जो नए क्वेश्चन लगे उसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कोशिश किया कि नए होंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, करंट का भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टेटमेंट के ऊपर है कि पृथ्वी के गोलाकार, जो पृथ्वी का आकार है ना, जैसे जियोइड है, वैसे तो पृथ्वी वैसे गोलाकार दिखती है लेकिन चपटी है ना, तो इस प्रकार जो पृथ्वी का आकार है उसका होने का साक्ष्य कैसे मिलता है, कैसे अंदाजा लगा कि पृथ्वी लगभग गोलाकार ही है। ऑप्शन ए, अन्य ग्रह जो हमारे हैं उनका भी आकार लगभग गोल जैसा है। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी कि भिन्न भिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है वो अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है। तो अलग अलग अक्षांश और देशांतर पर अलग अलग सूर्यों की जो पोजीशन है समय के हिसाब से वो अलग अलग लगती है। इस वजह से लगता है कि हाँ, मतलब कोई एक एंगुलर चीज़ है जो उसके आधार पे हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है ना। तो इससे ही पता लगा कि शायद कुछ स्फेरिकल टाइप में शेप हो सकती है। तीसरा, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की जो छाया पड़ती है उससे। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इनसे हमें अंदाजा लगता ही है कि जो पृथ्वी का आकार है वर्तमान में जिस प्रकार का गोलाकार लगभग है, जियोइड। वैसे पृथ्वी की आकृति एक्चुअली जो वर्ड है वो जियोइड है ना, आपको उसको ध्यान देना है। वो इन सब बातों, ये सारी बातें इसमें मेल खाती हैं। तो जिसमें हमारा थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती हैं, तो डी ऑप्शन के साथ हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगर आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, निम्न में से किस प्रकार के देशों द्वारा कई समय क्षेत्र टाइम जोन अपनाने की सर्वाधिक संभावना है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे देशों में, विश्व भूगोल क्वेश्चन है, कई सारे देशों में कई सारे टाइम जोन होते हैं, अलग अलग टाइम जोन होते हैं। भारत में कितने टाइम जोन है? भारत ने एक टाइम जोन अपना रखा है, अपना एक पूरा प्रॉपर, है ना। लेकिन विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत बड़े हैं और एक टाइम जोन से शायद काम नहीं चलता उनका, तो विश्व के बहुत सारे देश अलग अलग टाइम जोन अपनाते हैं। इवन कई सारे टाइम जोन होते हैं, है ना। अमेरिका में देख लो आप, एक छोर से दूसरे छोर जाने में 8 घंटे की फ्लाइट लग जाती है ना। रशिया में यही हाल है, 10-10 घंटे की फ्लाइट लग जाती है। रशिया में सर्वाधिक 11 टाइम जोन है ना। कनाडा में लगभग 6 हैं, यूएसए में लगभग 6 हैं। तो इससे क्या चीज़ें लग रही है, जो बड़े जगहें हैं वहाँ पे टाइम जोन लगभग आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ कि क्यों टाइम जोन होते हैं कई देशों में एक से ज़्यादा। ऑप्शन ए, एक देश जिसका क्षेत्र विशाल देशांतरीय विस्तार पे है, एक देश जिसका विशाल अक्षांतरीय विस्तार है, एक देश जिसमें ऊंचाई संबंधी बड़ी भिन्नता है और एक देश जो भूमध्य रेखा से बहुत दूर स्थित है। इसमें कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा? मतलब एक देश जो कि लॉन्गिट्यूड, जिसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, एक देश जिसमें बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, तो किसमें टाइम जोन ज़्यादा? अगर आप देखेंगे तो रशिया का सब इस प्रकार का रशिया दिखेगा आपको, सबसे ज़्यादा आपको टाइम जोन है। तो जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस देश में देशांतरीय, उसमें ज़्यादा टाइम जोन बनेंगे, बिकॉज देशांतर पे ही तो सारे वो टाइम जोन चलते हैं हमारे। अक्षांश इसका इतना रिलेशन नहीं है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। हर देशांतर पे 1 डिग्री देशांतर मूव करते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। भारत में अगर देखे जाए तो अगर 30 डिग्री देशांतरों में डिफरेंस है तो लगा लीजिए 120 मिनट का टोटल डिफरेंस पड़ता है गुजरात और ईटानगर में कि लगभग, है ना। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं इससे हमारा जो समय है वो प्रभावित होता है। तो सीधे सीधे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मोलासेस बेसिन भी कहा जाता है? मोलासेस बेसिन के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, या मोलासेस बेसिन में कौन सा क्षेत्र आता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम देश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है वो इसी स्टेट में है। नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा स्टेट, आइजोल राजधानी है इसकी, और मोलासेस बेसिन के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक, इसकी भूमि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि मिट्टी के घटक क्या होते हैं? मृदा
कोई कहीं की मिट्टी है, मान लीजिए उत्तर भारत की मिट्टी है या दक्षिण भारत की मिट्टी है या पूर्वोत्तर की मिट्टी है, तो उसमें जो अंतर होते हैं उसमें क्या कारण होते हैं, उसमें उसको किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो मिट्टी बनती है वो किन किन चीज़ों का उस पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब सीरीज इसको इफेक्ट डालते हैं। कहीं पे जैसे मान लीजिए काली मिट्टी है या कहीं जलोढ़ मिट्टी है या कहीं लेटराइट मिट्टी है, तो क्यों उस जगह पे वैसी मिट्टी बन रही है, क्या क्या फैक्टर उस पर इफेक्ट डालते हैं। कई सारे फैक्टर डालते हैं। मिट्टी के निर्माण में टेम्परेचर का बड़ा फैक्टर होता है, उच्चावच का बहुत बड़ा रोल होता है ना, हाइट वगैरह का। कई सारे जैसे कि खनिज, किस प्रकार के जो वहाँ किस मिट्टी है उसमें कैसे लवण है कि ज़्यादा है कि आयरन है या कहीं एल्युमिनियम ज़्यादा है, कहीं फॉस्फेट ज़्यादा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। जीवाश्म जल, पानी की कंटेंट कितनी है, वायु, बिल्कुल सही बात, खनिज, तो मतलब ये सारी तो हैं ही। इसके अलावा ये सब भी है जिसपे कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की जो मिट्टी है उसका निर्माण निर्भर करता है। तो इसमें तो ऐसे क्वेश्चन में उपयुक्त सभी सबसे सेफेस्ट बेट होती है जो डी ऑप्शन हमारा है, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिए, लगातार शानदार क्वेश्चन, मैंने बोला आपको ना, करीब आपको 1000 नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शानदार क्वेश्चन है, मेहनत कीजिए, लिखिए, अच्छी चीज़ें। जहां आपको लगे कि ये तो क्वेश्चन आपको आते हैं उन चीज़ों पे कम समय लगाइए। जहां आपको लगे नया कुछ मिला है उस पर लालची बनिए ईमानदारी से। चैनल अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य, बहुत सेंसिटिव स्टेट भी है। 1987 में भारत का ये राज्य बना था और भारत का एक पूरा डिस्प्यूट चाइना के साथ भी है इसको लेके। चाइना क्लेम करता है मैकमोहन रेखा का जो इलाका है, और इसके साथ भारत के कई सारे राज्य भी हैं लगे हुए हैं, जैसे कि असम लगा हुआ है, इसका सीमा साझा करता है। नागालैंड भी से सीमा को साझा करता है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय देश भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं जैसे लगती है, जैसे भूटान की लग रही है ना, ऊपर चीन की है, डिस्प्यूट है, इधर म्यांमार की भी लगती है ना। तो बताइए कौन सा है ये वाला ऑप्शन, भूटान, चीन, है ना, म्यांमार। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्लियर है। ये मान लीजिए ये अगर इस प्रकार से ये अरुणाचल है तो इधर आपको भूटान मिल जाएगा, नीचे असम मिल जाएगा, इधर नागालैंड मिल जाएगा, इधर बर्मा मिल जाएगा, उधर चीन मिल जाएगा। डन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नदियां हैं और ये इनके किनारे बसे हुए शहर हैं। मस्त क्वेश्चन भाई, आपको मैंने कोशिश की कि आसान क्वेश्चन एक भी ना मिले, मेहनत करनी पड़े। आरओ का लेवल पूरा है ये, आरओ का लेवल, आरओ के कई पेपर पीसीएस से भी अच्छे आ जाते हैं। गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर है, तो क्वेश्चन यहीं से आसान हो गया। हम देखते हैं ए का 4 किस में है, ए का 4 2 में है, तो हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे। अब देखो ब्रह्मपुत्रा तो गुवाहाटी, तो खेल खत्म हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा तो बी का होना चाहिए 1, तो बी का होना चाहिए 1। ठीक है, हमको सी लगभग हमारा आंसर मिल गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गोदावरी राजमुंदरी, ठीक, और कावेरी पे त्रिचापल्ली, NIT त्रिची भी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी करेक्ट इजीली। अच्छे, आजकल बड़े शहरों को कम पूछा जा रहा है, इस तरह के शहरों को, जैसे उज्जैन वाला क्वेश्चन खूब आया। उज्जैन किस नदी किनारे पे, शिप्रा नदी किनारे पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। या मीठी नदी कहाँ पे है, या मांडवी रिवर कहाँ पे है। ऐसी नदियाँ जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जो प्रसिद्ध नहीं है वो अब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट पॉपुलेशन की दृष्टि से टॉप 4 में नहीं आता है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत सारी है, इतनी सारी है कि बोलने की नीड नहीं है। इंडिया का टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से? उत्तर प्रदेश, यूपी, ब्राज़ील को भी पीछे कर दिया हमने, यूपी लगभग 20 करोड़ से अधिक। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है लगभग 12 करोड़ 11 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पे बंगाल है। चौथे नंबर पे बिहार है। कौन नहीं है इसमें? आंध्रा नहीं है, खेल खत्म हो गया आंध्र का। आंध्रा इसमें नहीं है। कई बार डिबेट हुई हैं, सदर्न इंडियन स्टेट बोलते हैं कि भारत में जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से बनाई जाती हैं, तो जो हम लोग मेहनत करके अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं उसका क्या? तो क्या ये हमारा लॉस है? इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, है ना। और आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट
जो ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट हैं वो डेवलपमेंट में कहीं पीछे हैं। महाराष्ट्र के मानते हैं हम जीडीपी सबसे सर्वाधिक है, लेकिन वहाँ पे भी समस्याएं हैं। तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार की तो स्थिति आप लोगों से छिपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे चलेंगे, एशियन क्रिकेट परिषद जिसका हेडक्वार्टर है श्रीलंका में, इसके हाल ही में अभी अध्यक्ष चुने गया है जय शाह को। जय शाह डन, ऑनरेबल अमित शाह जी के पुत्र। चलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 29-30 जनवरी 2021 को किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने, शूटिंग फेडरेशन ने पहली बार ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था? सऊदी अरब, यूएई, कुवैत या बांग्लादेश? यूएई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करता है कि आंसर हम यूएई मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुवैत था। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय प्रदूषकों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बात करेक्ट है? कौन सी बात करेक्ट नहीं है? देखो लास्ट में नहीं लगा हुआ है ना। कौन सी बात इनकरेक्ट है? अब बताइए इसमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण फूलों की कलियां कठोर होकर पौधों से टूट जाती हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है। जब पोल्यूशन होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत की कंस्टिट्यूएंट होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वोल्केनिक इरप्शन में भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक हो गया भाई, तो ये बात तो सही है, हमें गलत खोजना है। ट्रैफिक में लाल धुंध नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति कारण होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। प्रदूषक, हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट्स ईंधन के पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन के कारण निर्मित होते हैं। मतलब जब फ्यूल होता है उसका कंप्लीट कंबशन मतलब पूरी रूप से जब वो जल जाता है तो उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोकार्बन जनरेट होते हैं। जी नहीं, जब भी कंप्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, है ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और जब इनकम्प्लीट होता है तो उसमें कई सारे अन्य गैसेस है, धूल कण जिसमें हाइड्रोकार्बन से हो सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज होते हैं। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो हमें सी ऑप्शन हमने निकाल लिया। डन। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन को रिप्लेस कर, बिल्कुल सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ब्लड में से ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद पहुंच जाती है, इसीलिए तो साइलेंट डेथ का खतरा रहता है। ऑक्सीजन हमारी शरीर को मिलना कम हो जाता है। क्या जोरदार क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रपाषाण चैकोलिथिक एरा, लगभग 2000 BC या लगभग 2500 BC, लगभग बता रहा हूँ, से लेके 1000 BC के जो पीरियड था वो ताम्रपाषाणिक पीरियड में कंसीडर किया जा सकता है। उस दौरान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ संस्कृति डेवलप हुई थी, तो उसको कोरिलेट करते हैं कि ताम्रपाषाण काल संस्कृति है कि नहीं है। तो जो चैकोलिथिक एरा था वो खासतौर से दक्कनी इलाके और पश्चिमी इलाके में था, बिकॉज तांबा आपको खूब मिलता है, राजस्थान में मिलता है ना। राजस्थान का जो आहार संस्कृति बहुत फेमस है, जैसे गिलुंद, है ना, उदयपुर के आसपास का इलाका, उधर ये संस्कृति फैली थी और ये ताम्रपाषाणिक काल में जानी जाती है। 2800 BC से लेके करीब 1700-1500 BC के आसपास तक थी। इसी प्रकार कायथा संस्कृति, ये भी थोड़ा सा नीचे आने पड़ेगा, दक्कनी क्षेत्र में थी संस्कृति। मालवा, वर्तमान में जो मालवा का रीजन है ना, उज्जैन का, दक्षिणी मध्य प्रदेश से लेके ऊपरी महाराष्ट्र गुजरात का इलाका। फिर उसके बाद फिर रंगपुर संस्कृति, है ना, गुजरात की तरफ। उसके बाद जॉर्वे संस्कृति भी इसी से रिलेटेड है। जॉर्वे संस्कृति महाराष्ट्र की संस्कृति थी। टाइम पीरियड लगभग सबका लगभग यही था। तो ये सारी संस्कृतियाँ, या प्रभास संस्कृति महाराष्ट्र के आसपास, ये सारी संस्कृतियाँ ना ताम्रपाषाणिक काल में ही की मानी जाती हैं। वो कौन संस्कृति ताम्रपाषाणी, जहाँ से तांबा यूज होता हो, सिंपल। तो इसका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ साइट्स की बात हो रही है कि किस साइट से क्या मिला है। जैसे चिरांद, ये कहाँ है भैया? बिहार में। बिहार का सिवान डिस्ट्रिक्ट है ना, सारण, उसमें चिरांद नाम का एक विलेज है। वहाँ से बस्ती के स्थल मतलब कि कॉलोनीज के साक्ष्य मिलते हैं। करेक्ट है ये। इसमें क्या पूछा है? सहायता से सही बताना। हाँ तो करेक्ट है। पहला कर समाधि, है ना, समाधान, समाधि स्थल कहाँ से मिले? पोरकालम बेसिकली ये केरल में है। ये केरल का त्रिशूर जिला है ना, वहाँ पे समाधि स्थल सही है। बस्ती और समाधि दोनों। पिक्ली हिल बहुत फेमस है, तो कर्नाटका में।
तीनों सही है, डी ऑप्शन। सीखिए सीखिए, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर टेट की चिंता ना करो, दौड़ा के पीट देना सुपर टेट को, चिंता वाली बात ही नहीं, लेबल यहाँ रखो, उड़ जाएगा अपने आप सुपर टेट। सुपर टेट केवल में सिलेक्शन होगा जिसको जीएस आता होगा, ईमानदारी से, जीएस प्लस साइंस, डन। 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है, वैदिक देवताओं, हमारे जो वेदों में जो देवता है उनका जिक्र कहाँ मिलता है ना, उसका जिक्र मिलता है एक जगह का, एक अभिलेख था बहुत फेमस, है ना, एशिया माइनर क्षेत्र। एशिया माइनर क्षेत्र वर्तमान का जो तुर्की का इलाका है ना, उसके आसपास का इलाका। ये बेसिकली यही रीजन ना, हमारे जो आर्यंस थे, आर्यों का घर, माना जाता है कि आर्यंस एशिया माइनर से आए थे। वर्तमान में तुर्क का इलाका, तुर्की के आसपास का इलाका, वहाँ पे एक जगह थी बोगास कोई, वहाँ पे कुछ रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, उसमें साक्ष्य मिलता है वैदिक देवताओं का, क्योंकि वेदास में भी आर्यंस का जिक्र है ना, डन। बहुत मस्त क्वेश्चन है ना, कातिल। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि के लिए किस शब्द का यूज किया गया है? तो आंसर होगा खिल्य। आंसर क्या है? खिल्य। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मजा आएगा आपको। अब देखिए जोरदार क्वेश्चन, हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक लिटरेचर में किसको क्या बोला गया है? जोरदार क्वेश्चन है। वैदिक लिटरेचर में सूर्य के पिता किसको बोला गया है? जैसे आपको कहाँ से पिक करना है, अदिति बहुत फेमस है, बहुत फेमस, मदर ऑफ ऑल गॉडेस, मतलब कि माँ, मतलब सर्वशक्तिमान माता की संज्ञा, सूर्य की माँ बोला जाता था इनको, है ना। तो सी का 2 मार दो, बात खत्म। सी का 2 कहाँ पे है? सी का 2 आंसर तो सीधे सीधे हो गया ये, क्योंकि ऐसे टफ क्वेश्चन में 1-2 ऑप्शन ही आपको आते होंगे, 4 में से 4 भाई मुश्किल है, ठीक है। ये हो गया। उसका पूछन ये कि देवता है, ये भी मतलब सूर्य के ही 12 रूपों में से एक देवता माने जाते थे, ठीक है। तो एक का आपका 4 हो जाएगा। इसका सविता हो गया प्रकाश देवता, और ध्यो सूर्य के पिता, सूर्य के पिता वैसे कश्यप, है ना। तो ये क्लियर, सी ऑप्शन आपका डन। ये वेदों में नामकरण की बात हो रही है, ठीक है। संगम काल में, सदर्न इंडिया में संगम पीरियड में एक पांड्य शासक कौन सा था जिसने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी? समुद्र की पूजा प्रारंभ करवाई थी, बहुत लंबी हाइट जिसकी थी, है ना। नीडियोन, क्या है? नीडियोन, ए अमेरिका, ठीक है, ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए? इसमें क्या क्वेश्चन है? ये राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम द्वारा परिपूर्ण किया जाता है। अच्छा देखो, एक प्रोग्राम है नेशनल सोशल हेल्प प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है जो सोशली जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको असिस्टेंस देना, जो स्कॉलरशिप स्कीम है 1995 से चल रही है, जो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है लोगों को, छात्रों को, जो भी डिजर्विंग लोग होते हैं, है ना, समाज के दबे पिछड़े लोग, है ना, उसको वो इस प्रकार की स्कीम चलाने से क्या कुछ पूरा होता है? मैंने बताया था आपको। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखो, जो सरकार स्कॉलरशिप देती है या कोई स्कीम देती है वेलफेयर की, क्या वो उसका मौलिक अधिकार है इंडिविजुअल का? जी संविधान में ऐसा नहीं है, तो मौलिक अधिकार में तो खैर नहीं है ना। मतलब अगर सरकार वजीफा नहीं देगी तो क्या हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं। मौलिक कर्तव्य नहीं, सिर्फ नीति निर्देशक सिद्धांत ही हमारे संविधान का पार्ट 4 यही तो बोलता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बनेगा अगर इसको फॉलो करेगा तो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है सिर्फ वही आंसर होगा कि इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, ऑब्लिगेशन में नहीं है, इस संविधान में इस तत्व को पूरा करने के लिए इस प्रकार की स्कीम चलाई जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिला यूपी टेट के बाद। इस तरह के वीडियो खैर डालता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ था कि इस तरह से परीक्षाएं स्थगित होना, लंबा समय लगना, जब आदमी अब खास तौर से किसी चीज़ के लिए इंतजार करो उसमें और डिले हो तो दुख होता है, कष्ट होता है ना। उसके लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे और हम कहीं ना कहीं
जीवन में तो पहुंचेंगे। अब प्रिपरेशन के दौर में प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के साथ एक फ़ायदा होता है कि दुनिया के 80% लोगों से वो बौद्धिक रूप से ऊपर हो जाता है ना। तो आप उन 20% लोगों में चिंता मत कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है कि उस राज्य में पंचायत द्वारा विनियोग किए जाते हैं। अच्छा, मतलब स्टेट के फाइनेंस के बारे में बात हो रही है और पंचायतों के लिए बात हो रही है ना। कौन से अधिकारी या संस्था भी होगा यहाँ पे यार, संस्था। स्टेट में जो भी टैक्स वगैरह या जो भी टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, जो ड्यूटीज़ लग रही हैं, फीस लग रही हैं, उसके ऊपर कौन राज्य जो गवर्नर उसको रिकमेंड कर सकता है पंचायतों से रिलेशन में। तो ऐसे सिचुएशन, इस प्रकार का भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आए तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को याद रखना आप लोग सीधे। जो सेंट्रल का जो अपना फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 वाला, वो तो सीधे केंद्र और राज्य में करों का बंटवारा करता है ना। और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट हुआ है, वो इसके काम यहाँ पे दिखेंगे आपको। ठीक, इसीलिए हुआ ये गठन उसका, पंचायतों के लिए जो करों को लेके जो उसको रेवेन्यू देने के लिए जो बात की गई है। तो बी ऑप्शन। 19वां है कर तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के लिए किस कोष में जमा किया जाता है। मतलब क्या, भारत सरकार की जो इनकम होती है, कैसे टैक्सेस जो भारत सरकार को मिलते हैं या जो रिसीव्स मिलती हैं, जो राजस्व प्राप्ति होती है, वो भारत सरकार किस खाते में जमा करती है। सिंपल आंसर क्या होना चाहिए, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। ठीक, सी डन। 20वां क्वेश्चन, आज 20वां क्वेश्चन तक कर लेंगे बस। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत, किस एक्ट के तहत, भारत सरकार एक्ट, सी 1935 का जो एक्ट है उसके तहत किया गया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बारी बात। ठीक है, फिर सरकारी कमीशन भी इसी से जुड़ा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर की ही बात करता है। तो सी ऑप्शन हमारा डन है। कैसे लगे क्वेश्चन मुझे बताइएगा, शानदार क्वेश्चन है, लिखिएगा इनको, लिखिए, जो नहीं आया है उसको बस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।